मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो भी हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजी शासन भारत पर था तो अंग्रेजी शासन का भारत पर आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, भारत की आर्थिक स्थिति पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, भारत का जो संपूर्ण आर्थिक साधनों का प्रयोग था, जितने भी आर्थिक साधन थे भारत में, उसका प्रयोग ब्रिटेन के व्यापारी, वहां के उद्योगपति और जो धनाढ्य वर्ग था, धनी वर्ग था, उसके हितों में किया गया। भारत के में जितने भी आर्थिक साधन थे उसका उपयोग ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे या व्यापारी थे, उनका हित कैसे हो, इस रूप में प्रयोग किया गया। और अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया, जिससे भारत निर्धन होता गया। अगला पॉइंट है कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय कृषि जो सबसे ज्यादा उन्नतशील थी, भारत शुरुआत से ही आत्मनिर्भर था। भले भारत गांवों का देश था लेकिन आत्मनिर्भर था, और वहां पर सबसे अधिक को प्रभाव पड़ा और किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय हुई। और उसका कारण क्या था कि कंपनी ने 1665 में मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। राजस्व मामले, जो दीवानी दो होते हैं, एक दीवानी एक फौजदारी। फौजदारी में मारपीट और दीवानी में जमीन का जो भी झगड़ा होता है, वो दीवानी का अधिकार 1665 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दे दिया। कहां? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। जब कंपनी ने ये दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया तो उसने जो सबसे ज्यादा लगान देगा, जो सबसे अधिक लगान देने वाले ठेकेदार थे, उनको उसने भूमि दे दी कंपनी ने कि आप अधिक से अधिक देने को तैयार हैं तो ये भूमि आपकी है। और बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ, उसमें ठेकेदारों ने या जमींदारों ने किसानों से अधिकतम लगान वसूल किया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगान वसूल किया, और जिससे किसान के पास कुछ शेष रहता ही नहीं था, कुछ शेष बचता ही नहीं था। इसके साथ ही जो जमींदार थे वो किसानों से कुछ गैर कानूनी कर भी लिया करते थे, जैसे बलात् श्रम, जिसको आप कहते हो बेगारी, बिना पैसा दिए हुए मजदूरी करा लेना। अब किसानों से आप कार्य भी ले रहे हो, उनको पैसा भी नहीं दे रहे हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। यही बात महालबाड़ी और रैयतबाड़ी में, दो और पद्धतियां पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो महालबाड़ी हो या रैयतबाड़ी हो, जो काम स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों ने किया, अधिक से अधिक लगान वसूल किया, तो महालबाड़ी और रैयतबाड़ी में भी जमींदारों की भांति सरकार ने भी लगान वसूल किया। जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भी, जैसे जमींदारों ने अत्याचार किया था, वैसे सरकार ने भी लगान वसूल किया, बहुत हाई रेट पर। और जो कर ना दे सकने वाले किसान थे, जो किसान कर नहीं दे पाते थे, उनकी जमीन धनाढ्यों को बेच दी गई। जिनके पास धन था उन्होंने उस जमीन को खरीद लिया और वो भी जमींदार बन बैठे। किसान के पास ना जमीन रह गई और ना ही उसे मजदूरी का पैसा मिलता था, बेगार ज्यादा लिया जाता था।
और इस स्थिति में क्या हुआ कि जो किसान लगान देने के लिए अगर उनकी उपज से ज्यादा मांगा जा रहा है या उनकी फसल खराब हो गई है तो वो बनियों से कर्जदार बन गए, बनियों से कर्ज लेकर के क्या दे दिया, लगान दे दिया, और बनिया उसके आधार पे अधिक ब्याज लेने लगा। और ये किसान निरक्षर भी थे, अनपढ़ भी थे। निरक्षरता का लाभ लेते हुए ये बनिया या जमींदार जो उनको कर्जा देते थे उनके साथ धोखा भी देते थे। 50 लिखाया है, आगे 0 बढ़ाया, 500 हो गए। जब देने गया तो कहा 500 लेके गए हो। तो ये किसान की जब भी फसल तैयार हो तुरंत उसको बेचना पड़ता था, क्योंकि बनिए का कर्ज था, सरकार को लगान देना था, और दोनों देने के बाद उसे बहुत कम ही बचता था। इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी, एक और समस्या थी। वो क्या थी कि सरकार और बिचौलिए, सरकार और जमींदार के बीच भी जमींदार ने किसी दूसरे को ठेका दे दिया कि आप वसूलेंगे, तो वो अपना भी हिस्सा वसूलता था, वो जमींदार का भी हिस्सा वसूलता था, वो सरकार का भी वसूलता था। तो तीनों हिस्से जब किसान से ही वसूले जाएंगे तो किसान की स्थिति दयनीय हो जाए। अगला दूसरा पॉइंट है, ये तो अभी कृषि में था, दूसरा है दस्तकारी या गृह उद्योग। जो छोटे छोटे उद्योग भारत में थे, इस पर दूसरा मुख्य दुष्परिणाम शासन का पड़ा। शासन के कारण दस्तकारी और गृह उद्योग भी नष्ट हो गए। भारत का जो विदेशी व्यापार था वो संपन्नता का प्रमुख कारण था। भारत विदेशों को जो व्यापार करता था, इसकी वजह से भारत धनी था। और ये व्यापार नष्ट होने की जो शुरुआत है वो भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हुई, क्योंकि कंपनी ने पहले अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे किया। तो ये दस्तकारी गृह उद्योग जो थे ये नष्ट भी कहां से शुरुआत हुई, बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। क्या हुआ, बंगाल सूती और रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल के बने हुए सूती और रेशमी कपड़े विदेशों को जाते थे और उससे जो धन आता था वो भारत की संपन्नता का कारण था। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो ब्रिटेन में भारत से आयात होने वाले माल थे, जो भारत से इंग्लैंड या ब्रिटेन, भारत निर्मित वस्तुएं इंग्लैंड या ब्रिटेन जाती थी, उस माल पर ब्रिटेन ने अत्यधिक कर लगा दिए। ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन सरकार उस पर कर लेने लगी, जिससे ब्रिटेन के उद्योगों को संरक्षण मिला और वहां के व्यापारी जो यहां से लेके भी जाते थे, यदि वो मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, उन्हें कर अधिक देना पड़ेगा, तो वो भारत से सामान ले जाना बंद कर देंगे। और जब भारत से सामान जाना बंद हो जाएगा तो ब्रिटेन के जो उद्योग होंगे वो फलीभूत होंगे, वो बढ़ेंगे। इसके विपरीत जो भारत सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, वो ब्रिटेन से जो भारत आने वाला माल था, जो ब्रिटेन में बना था वो भारत में आता था, उस पर कम से कम कर लिए। भारतीय माल जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर कर बढ़ा दिया, और जब इंग्लैंड का बनी हुई वस्तुएं भारत आई तो उस पर कर घटा दिया। और ये जब कर कम हो गया तो ब्रिटेन का माल भारत में बिक सके, इसलिए भारत में तो आयात शुल्क घटाया, लेकिन जो भारत से जाता था उसमें इंग्लैंड में आयात शुल्क बढ़ा दिया। तो ये उद्योग धंधे क्या हुए, विदेशी व्यापार भारत का नष्ट हो गया। और जब भारत का विदेशी व्यापार नष्ट हो गया तो भारत के उद्योग धंधे भी नष्ट हो गए। ब्रिटेन ने अपने लिए कच्चा माल और अपने माल के लिए बाजार के रूप में, भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं भारत में आएंगी,
और भारत उसके लिए क्या बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया। अंग्रेजी शासन ने भारत से कच्चा माल लेने के लिए और इंग्लैंड में बने हुए सामान को बेचने के लिए बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया है। ये भी एक कारण है। अगला है भारतीय धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का धन इंग्लैंड कैसे जा रहा था, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में जो कच्चे माल का उत्पादन, कृषि का व्यापारीकरण, रेल और अन्य यातायात के जो भी साधन थे, इनके द्वारा ब्रिटेन निर्मित सभी वस्तुओं को जो इंग्लैंड से बन के आती थी वो भारत के कोने कोने तक अर्थात गांवों तक पहुंचाया। रेल लाइन अंग्रेजों ने भारतीयों को चलने के लिए नहीं बनाई थी। उनका मेन मकसद था कि हमारा सामान भारत के कोने कोने में प्रत्येक गांव तक पहुंच जाए, और वो जब पहुंचाया तो बिका, और बिका तो जो लाभ हुआ वो कौन लेगा, इंग्लैंड जाएगा। इन वस्तुओं का जो भी लाभ मिला वो कहां गया, इंग्लैंड, वो धन चला गया। अगला पॉइंट है कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, कंपनी के थे, वो जब अवकाश प्राप्त करते थे, रिटायर होते थे, तो वो अपने यहां ब्रिटेन लौट जाते थे। तो वो चाहे सैनिक हो और चाहे अन्य कर्मचारी हो, जब वो ब्रिटेन चले जाते थे भारत से रिटायर होकर के, तो उनकी पेंशन भी भारत से दी जाती थी। भारत में सेवा की थी तो भारत के ही धन से उनको इंग्लैंड में पेंशन दी जाती थी। इस प्रकार भी धन जाता था। अगला पॉइंट है जो सेवारत कर्मचारी हैं, जो अभी वर्तमान में कर्मचारी कार्य कर रहे थे, वो अपने परिवार वालों को भी भारत से धन भेजते थे। भाई हर कोई भेजता है तो वो भी भेजते थे। इस प्रकार भी धन इंग्लैंड जाता था भारत का। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा जो इंग्लैंड के निवासी थे, भारत में कृषि उद्योग में या यातायात में जो पूंजी लगाई थी, उस पूंजी का जो भी लाभ मिलता था वो भी ब्रिटेन जाता था। अगला पॉइंट है इन सभी माध्यमों से, चाहे वो यातायात हो, चाहे कृषि हो, चाहे वो उद्योग धंधे हो, इन सभी माध्यमों से भारत का धन ब्रिटेन जाता था। और इसी क्रिया को, ये उपरोक्त सारी क्रियाओं को धन का निकास कहा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का आर्थिक शोषण हुआ और भारत निरंतर गरीब होता चला गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट में दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।